Welcome to my channel. Chhatrashaya Republic School presents. नमस्कार। आज हम एक ऐसी नियम पुस्तिका की बात करने जा रहे हैं जो सिर्फ एक देश नहीं बल्कि 1.25 अरब से ज्यादा लोगों की उम्मीदों और सपनों को एक शक्ल देती है, और वो है भारत का संविधान। तो चलिए शुरू करते हैं एक सवाल से जो सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है कि एक फुटबॉल के खेल और एक पूरे के पूरे देश में आखिर क्या एक जैसा हो सकता है। जवाब छिपा है मूलभूत नियमों में, मतलब वो बुनियादी रूल्स जो किसी भी चीज को वो चीज बनाते हैं। जैसे फुटबॉल का ही एग्जाम्पल लें, अगर खिलाड़ी बॉल को हाथ से पकड़ने लगें तो क्या वो गेम फुटबॉल रहेगा? नहीं ना। बिल्कुल इसी तरह किसी भी समाज के भी कुछ ऐसे ही पक्के नियम होते हैं जो उसकी असली पहचान तय करते हैं। और जब यही नियम किसी देश के लिए एक लिखी हुई किताब में दर्ज कर दिए जाते हैं तो बस उसी दस्तावेज को हम कहते हैं संविधान। एक तरह से ये देश का कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी है और उसकी गाइडबुक भी। ठीक है, तो सवाल ये उठता है कि आखिर किसी भी देश को एक संविधान की जरूरत पड़ती ही क्यों है? चलिए इसके 3 बड़े कारणों को समझते हैं। सबसे पहला कारण ये उन आइडियल्स, उन ऊंचे आदर्शों को सामने रखता है जिनके आधार पर वहां के नागरिक अपने देश को देखना चाहते हैं। मतलब ये बताता है कि एक समाज के तौर पर हमारी जड़ें क्या हैं, हमारी बुनियाद क्या है और हम मिलकर क्या हासिल करना चाहते हैं। इसे समझने के लिए अपने पड़ोसी देश नेपाल का उदाहरण सबसे अच्छा है। देखिए 1990 तक वहां जो संविधान था उसमें सारी की सारी फाइनल पावर राजा के पास थी। लेकिन फिर 2006 में एक बहुत बड़ा जन आंदोलन हुआ और नेपाल एक लोकतंत्र बन गया। अब जब देश का मिजाज ही बदल गया तो पुराने नियम कायदे कैसे चलते? इसीलिए 2015 में उन्होंने एक बिल्कुल नया संविधान अपनाया जो उनके नए डेमोक्रेटिक सपनों को दिखाता था। दूसरा बड़ा कारण है पावर का मिसयूज रोकना। देखिए डेमोक्रेसी में हम अपने नेता तो चुन लेते हैं, लेकिन इस बात का खतरा तो हमेशा रहता है कि वो अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल कर सकते हैं। संविधान बस इसी चीज पर एक लगाम लगाता है, एक चेक रखता है। और तीसरा कारण जो कि बहुत बहुत जरूरी है, ये बहुसंख्यक के अत्याचार को रोकता है। अब ये क्या चीज है? इसका सीधा सा मतलब है कि मेजॉरिटी ग्रुप यानी जिनकी संख्या ज्यादा है वो लगातार ऐसे फैसले ना ले पाएं जो माइनॉरिटी यानी अल्पसंख्यकों को नुकसान पहुंचाएं या उनके हितों के खिलाफ जाएं। संविधान में ऐसे नियम होते हैं जो ये पक्का करते हैं कि माइनॉरिटी पर मेजॉरिटी की दादागिरी ना चले। तो ये तो हो गई थ्योरी। अब देखते हैं कि ये सब भारत के लिए कैसे काम करता है। चलिए अब सीधे भारत के संविधान की कुछ खासियतों पर नजर डालते हैं। और ये संविधान बनाना कोई बच्चों का खेल नहीं था। इसकी कहानी 1934 में शुरू हुई जब इंडियन नेशनल कांग्रेस ने एक संविधान सभा की मांग रखी। फिर दिसंबर 1946 में करीब 300 मेंबर्स की ये सभा बैठी और अगले 3 साल तक, जी हां पूरे 3 साल तक जबरदस्त बहस और चर्चा के बाद नवंबर 1949 में जाकर हमारे संविधान का ड्राफ्ट तैयार हुआ। इस शानदार दस्तावेज के 3 मेन पिलर्स हैं। पहला संघवाद यानी फेडरलिज्म, दूसरा संसदीय सरकार या पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, और तीसरा शक्तियों का बंटवारा यानी सेपरेशन ऑफ पावर्स। ये तीनों मिलकर पावर का एक बैलेंस बनाते हैं। चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। संघवाद या फेडरलिज्म का सीधा सा मतलब है कि देश में सरकार का सिर्फ एक लेवल नहीं है बल्कि कई लेवल्स हैं। जैसे भारत में एक सेंट्रल गवर्नमेंट है दिल्ली में, फिर हर राज्य की अपनी सरकार है, और फिर गांव और शहर के लेवल पर पंचायती राज और नगर पालिकाएं हैं। अब भारत इतना बड़ा और डाइवर्स देश है तो उसे चलाने के लिए ये सिस्टम बहुत ही जरूरी है। अब आता है शक्तियों के बंटवारे का दिलचस्प खेल। संविधान सरकार को 3 हिस्सों में बांटता है। लेजिस्लेचर यानी विधायिका, जिसमें हमारे चुने हुए नेता होते हैं जो कानून बनाते हैं। दूसरा है एग्जीक्यूटिव यानी कार्यपालिका, जो उन कानूनों को लागू करती है। और तीसरा है जुडिशरी यानी न्यायपालिका, जो हमारी अदालतें हैं और ये देखती हैं कि कानून सही है या नहीं। मजे की बात यह है कि ये तीनों एक दूसरे पर नजर रखते हैं ताकि कोई भी एक हिस्सा बहुत ज्यादा पावरफुल ना हो जाए। चलिए अब संविधान के उस हिस्से की बात करते हैं जिसे अक्सर इसकी आत्मा या अंतरात्मा कहा जाता है। ये बात बिल्कुल सही है। हमारे जो मौलिक अधिकार हैं यानी फंडामेंटल राइट्स, वो असल में हमें स्टेट की यानी सरकार की मनमानी पावर से बचाते हैं।
हमारे संविधान बनाने वाले ये पक्का करना चाहते थे कि आजाद भारत में हर नागरिक के अधिकार पूरी तरह से सुरक्षित हों। तो हमारे संविधान ने हमें 6 मौलिक अधिकार दिए हैं। ये हैं समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार और आखिर में संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो इन सभी अधिकारों की रक्षा करता है। लेकिन ये राइट सिर्फ कागज पर हैं या असल जिंदगी में भी काम आते हैं? चलिए एक सिचुएशन देखते हैं। सोचिए, अगर कोई 13 साल का बच्चा एक कालीन बनाने की फैक्ट्री में काम कर रहा हो, तो क्या ये सही है? बिल्कुल नहीं। ये सीधे सीधे शोषण के विरुद्ध अधिकार का उल्लंघन है। हमारा संविधान साफ साफ कहता है कि 14 साल से कम उम्र के बच्चों से काम करवाना गैर कानूनी है। ये एक परफेक्ट एग्जाम्पल है कि कैसे संविधान जमीनी हकीकत में लोगों को प्रोटेक्ट करता है। अब बात करते हैं आखिरी लेकिन एक बहुत ही खास फीचर की, भारत का सेक्युलरिज्म यानी धर्मनिरपेक्षता। सेक्युलरिज्म का बेसिक मतलब तो यही है कि स्टेट यानी सरकार का अपना कोई ऑफिशियल धर्म नहीं होगा, वो किसी एक धर्म को प्रमोट नहीं करेगी। लेकिन भारत का सेक्युलरिज्म थोड़ा अलग और ज्यादा गहरा है। ये 2 तरह के डोमिनेशन या दबदबे का विरोध करता है। पहला, इंटर रिलीजियस डोमिनेशन, मतलब एक धर्म के लोगों का दूसरे धर्म के लोगों पर हावी होना, और दूसरा इंट्रा रिलीजियस डोमिनेशन, यानी एक ही धर्म के अंदर कुछ लोगों का बाकियों पर हावी होना। और यहीं पर प्रिंसिपल्ड डिस्टेंस या सैद्धांतिक दूरी का आइडिया आता है। इसका मतलब यह है कि सरकार धर्म से एक दूरी तो बनाकर रखती है, लेकिन, और ये लेकिन बहुत जरूरी है, अगर जरूरत पड़े तो समाज सुधार के लिए या संविधान के आदर्शों को बचाने के लिए धार्मिक मामलों में दखल भी दे सकती है। जैसे छुआछूत को खत्म करने के लिए कानून बनाना इसका सबसे बड़ा सबूत है। तो हमने देखा कि संविधान कोई पत्थर पर लिखी लकीर नहीं है, ये एक जीता जागता, सांस लेता हुआ डॉक्यूमेंट है जिसे वक्त और जरूरत के हिसाब से बदला जा सकता है। और यही बात हमें एक बहुत बड़े सवाल पे लाकर छोड़ देती है कि आने वाली पीढ़ी के लिए इस महान नियम पुस्तिका के कौन से नियम सबसे ज्यादा मायने रखेंगे। सोचने वाली बात है।